Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, very good evening to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. I hope this PDF is visible and my voice is audible. Today we will be solving previous year question paper of IBPS for the post of Specialist Officer in the domain HR. This question paper is of the year 2018 and this question paper contains 60 MCQs. And kindly note that 1/4 mark will be deducted for each incorrect answer and time limit is 45 minutes only. Okay, चलिए, so we'll be starting now. Question number 1. हमारे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चले, लेवल पता चले और ये समझ में आए कि जो सिलेबस है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. एंड आई होप दिस सेशंस विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is an advantage of ranking method of performance appraisal? On an average, आप हर क्वेश्चन के लिए 30 seconds ही रखिए during practice for safe side. Okay? Yes, in 30 seconds you have to answer this question. है ना? Let's see. Which of the following is an advantage of ranking method of performance appraisal? ये ranking method एक traditional method है performance appraisal का, which is mostly suitable for smaller organization. जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो, है ना. इसमें एडवांटेज क्या है? लेट्स स्टडी, लेट्स रीड इट. इट इज इजी कंपेयरिंग इंडिविजुअल्स पोजेसिंग डिफरेंट ट्रेड. नहीं, गलत है ये इनफैक्ट, है ना. इंडिविजुअल्स के पास अगर डिफरेंट ट्रेड्स हो तो कंपेयर करना इजी नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है. अलग अलग ट्रेड्स पे कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है. सुटेबल फॉर बोथ ग्रुप परफॉर्मेंस एज वेल एज रिलेटिव. नहीं, बहुत दोनों के लिए सुटेबल इनफैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमें रैंक करना पड़ता है लोगों को इन डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना. तो यहाँ पे ये सुटेबल नहीं होगा. इट इज इजियर टू रैंक अ लार्ज ग्रुप विद दिस मेथड. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल, है ना. लार्ज ग्रुप के लिए हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस और जहाँ पे थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज कर सके बेटर एनालिसिस के लिए, वो हमें चाहिए होता है. रैंकिंग क्वालिटेटिव होता है और स्मॉलर के लिए सुटेबल होता है. तो दिस विल ऑल्सो नॉट. इट इज इजियर टू रैंक बेस्ट एंड वर्स्ट एंड देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजर. ये भी बिल्कुल ये सही तो है, लेकिन ये एडवांटेज नहीं है ना. तो यहाँ पे इस मेथड में एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर एब्सेंट होता है. जैसे कि बाकी मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल देखे, 360 डिग्री मेथड देखे, एमबीओ देखे, वहां पे एक सिस्टमेटिक मेथड है, बट यहाँ पे नहीं होता है. तो ये सही तो है, बट दिस इज नॉट एन एडवांटेज. एडवांटेज ये है कि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हो तो उसमें एक सबसे अच्छे और सबसे बुरे एम्प्लॉय को रैंक करना इजियर होता है. तो दिस कैन बी एन एडवांटेज, है ना. इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एंड वर्स्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉय, है ना, if we have a smaller group of employee, a smaller number of employee in that set. Okay, so that is why the answer will be point number 4. Question number 2 check करेंगे. Which of the following is not a limitation of the critical incident method? Critical incident method भी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का ट्रेडिशनल मेथड है. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स या तो अच्छे बिहेवियर के या तो बुरे बिहेवियर के नोट डाउन करके रखते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अप्रेजल उन सारे इंसिडेंट्स को चेक किया जाता है. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हमारा रिसेंसी बायस को हटाने में बहुत हेल्पफुल होता है. इसमें कौन सा लिमिटेशन नहीं है चेक करेंगे. नेगेटिव इंसिडेंट मे बी मोर नोटिसेबल देन पॉजिटिव इंसिडेंट. यस, इट कैन बी लिमिटेशन, है ना. ये लिमिटेशन हो सकता है ना. तो इसलिए कोई भी मेथड पढ़े तो उसके प्रॉस कॉन्स को भी ध्यान से पढ़े, है ना. ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. नेगेटिव इंसिडेंट may be more noticeable. Yes, ये human nature है. The supervisor have a tendency to unload a series of complaints about incident during an annual performance review session. Yes, it can be a limitation. यहाँ पे limitation पूछा ना, limitation हो सकता है ना, कि series of complaints बताया जा सकता है, critical incident के तरीके से बताया जा सकता है. It results in a very close supervision which may not be liked by employee, can be a limitation. The recordings to incident may be a core for manager concerned who may be too busy or forget to do it, है ना.
हाँ, तो ये भी किसी मैनेजर के लिए कोर हो सकता है कि हर एक एम्प्लॉय के कोई गुड क्रिटिकल इंसिडेंट या फिर बैड क्रिटिकल इंसिडेंट को नोट डाउन करके रखना एंड टू वॉच देम अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये भी लिमिटेशन हो सकता है। देखिए, इन सबको देखे ना तो हो सकता है मे बी द इशू इज इन टाइपिंग, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। ये चारों लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन जो होता है एक नेगेटिव, जो भी मैसेज, जो भी हमारा मेथड है उसका जो डिसएडवांटेज है उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये चारों है तो जिनका थोड़ा नेगेटिव सेंस ही है, जो इस मेथड का कुछ नेगेटिव पॉइंट ही बता रहे हैं, तो ये चारों ही हमारे लिमिटेशन हो जाएंगे। देन से कुड बी नन ऑफ द अबव, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग है, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट the thing is we have to learn, we have to see very closely कि critical incident method क्या है, हमें सीखना है, समझना है, that is what we have to do. Okay, next question number 3 देखिए, one of the issues with forced distribution method of performance appraisal is, forced distribution method of performance appraisal का one of the issues के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है ये बताना है। देखिए, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में होता क्या है ना, लेट्स सी। इसे हम बेल कर्व मेथड भी कहते हैं, है ना, या फिर स्टैक्ड रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पहले से ही डिसाइड किया हुआ रहता है कि आप कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कौन सा ग्रेड देने वाले हैं। और बेल कर्व कुछ ऐसा सा होता है, मान लीजिए आपने पहले ही डिसाइड किया कि कुछ 10% को वर्स्ट देंगे, कुछ 15% को बेस्ट देंगे, एंड बाकी जो बचे 75% को हम एवरेज देंगे। तो आप पहले से डिसाइड किए हुए रहते हैं कि ये 3 पैरामीटर पे हमें रैंक करना है। तो दिस इज इनफैक्ट वेरी सिंपल मेथड, और ये लार्जली यूज किया जाता है वाइडली। ये बहुत फेमस है और कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि ये जो है ना थोड़ा बायस्ड है ना। इसमें जो पैरामीटर्स है, ये तीनों जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स मिसअंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, है ना। तो एक ये विजिबल डिफरेंशिएशन तो हमें शो करता है ना, कि एक्सट्रीम्स पे जो हमारे गुड या वर्स्ट पैरामीटर, बेस्ट या वर्स्ट एम्प्लॉयज उनको रखे, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज विल फॉल इन एवरेज कैटेगरी। तो हो सकता है कि ये पैरामीटर मिसअंडरस्टूड हो इसमें, है ना। तो मे बी एक्चुअली इन योर ऑर्गेनाइजेशन मे बी 65% ऑफ द एम्प्लॉयज आर एवरेज एंड मे बी 25% आर बेस्ट, बट आपने जो पैरामीटर यहाँ पे रखा है ना उसे मिसअंडरस्टूड किया कि एवरेज के लिए जो भी फर्दर हमारे KPIs होंगे उसको आपने मिसअंडरस्टैंड किया और आपने 75% एवरेज की कैटेगरी में डाला है, बट इनफैक्ट यू हैव मिसअंडरस्टूड दैट दिस शुड बी 65, और आपको अपना KPI या फिर अपने पैरामीटर को बेटर इंप्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप 25% को आप बेस्ट दे। तो यहाँ पे यही हो जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, जो कि पहले से हम पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस कैटेगरीज में वैसे जरूरी नहीं कि फॉल करें, है ना। तो दैट वी हैव टू टेक केयर, द पैरामीटर्स ऑन विच द एम्प्लॉय आज रेटेड दे कैन बी मिसअंडरस्टूड और मिसकैलकुलेटेड। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 देखेंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लीड्स टू एरर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडिंग नहीं है, इट लीड्स टू रेटिंग एम्प्लॉयज ऑन द हायर साइड, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, वो ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाते। क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज पर मॉस्लो नीड्स हायरार्की? कौन सा इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है? एन एस्पायरिंग पेंटर टेकिंग क्लासेस, एन MBA ग्रेजुएट वर्किंग एट अ सैलरी लेस देन हिज पीयर्स, अ म्यूजिशियन मेकिंग म्यूजिक, अ विलेजर मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटी, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मॉस्लो हायरार्की अगर देखेंगे तो वहां पे सबसे टॉप पर आता है ना। तो ये मॉस्लो जी यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट अ मैन कैन बी ही हैज बिकम दैट, है ना। आप अपने लाइफ में एक्चुअली जो मैक्सिमम पोजीशन अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो आप मैक्सिमम हाइट पे जा सकते हो, आप वहां तक आपने अपने वहां तक आप पहुंच पा सकते हो, पहुंच चुके हो, है ना। तो व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली ये जो टर्म है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टर्म कर्ट गोल्डस्टीन ने दिया था। कर्ट
गोल्डस्टीन ने दिया था और बाद में मॉस्लो जी ने इसे अपनी हायरार्की में यूज किया था। तो यहाँ पे होता क्या कि आप अपने क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल या सोशल पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हो इस लेवल पे, करेक्ट। तो क्या ये जो पर्सन है ये अपना इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिविटी या सोशल पोटेंशियल फुल्ली यहाँ पे रियलाइज किया है? एन एस्पायरिंग पेंटर टेकिंग क्लासेस, ये बस अभी क्लास ले रहा है, ये एक मार्वेलस पेंटिंग बना नहीं रहा है ना, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। आप एक्चुअली बहुत अच्छा पेंटर बन सकते हो, और आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हो और आपकी पेंटिंग करोड़ों लाखों में बिक रही है, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो। बट यू आर राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट, है ना। आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, बट एट प्रेजेंट यू आर डूइंग दी मेहनत, है ना। आप अभी तक पहुंचे नहीं हो वहां तक, तो आप अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचे नहीं हो, है ना। यू आर हेयर ओनली, इसलिए ये नहीं होगा। और ये एमबीए ग्रेड है तो उसकी सैलरी कम है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो नहीं है। अ म्यूजिशियन मेकिंग म्यूजिक, यहाँ पे देखिए एक म्यूजिशियन है ना, कोई पर्सन है हु इज बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन एंड he has become a musician and right now he is making music, whatever he is doing he is self actualizing, है ना। आपको क्रिकेटर बनना है, यू आर एक्चुअली सिलेक्टेड इन टॉप 11, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो। तो उसी तरह म्यूजिशियन यहाँ पे म्यूजिक बना रहा है, मतलब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारा आंसर 3 लग रहा है। एक विलेजर से मन हुआ तो ही इज मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटी, वो सिटी में जाकर के सक्सेसफुल हो जाता है और काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। बट अभी वो सपने ही देख रहा है और वो जा ही रहा है, तो यहाँ भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 आंसर होगा। समझ आया? ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, समझना है। देखिए इसके पहले जो हमने आईबीपीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने 2022, 2021, 19 के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, बट ये वाला क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है ना, तो अच्छा है हम जितने तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारी प्रैक्टिस होगी। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी 2018 में भी कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियसली, वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए भी आपका इन सारे क्वेश्चंस को देखना, समझना, सीखना और सॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी? काफी इजी क्वेश्चन है, बट क्या होता है एग्जाम में अगर टाइम कम हो, प्रेशर ज्यादा फील हो रहा हो आपको, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। तो सबसे पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा बिलोंगिंगनेस एंड लव, चौथा सेल्फ एस्टीम और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये फिजियोलॉजिकल की जगह साइकोलॉजिकल रखा है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मास्लो नीड हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल डिसाइडिंग ट्रांसफर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट सेक्टर? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, वहां पर अगर हमें ट्रांसफर या प्रमोशन डिसाइड करना हो तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम होता है, वहां पे चेकलिस्ट, यस नो वाली जो चीजें हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, एसे अप्रेजल मेथड, ग्रेडिंग मेथड, ये सब यूज नहीं होता, क्योंकि एक तो ये सब जो है ना वो 100% आपको एक पिक्चर नहीं बताते हैं कि ट्रांसफर या प्रमोशन होना चाहिए। चेकलिस्ट, यस नो वाले क्वेश्चंस, पेयर्ड कंपैरिजन में भी, एसे अप्रेजल में भी, ग्रेडिंग मेथड में भी 100% क्लैरिटी नहीं आती। यू नीड टू कंबाइन 1, 2, 3 मेथड्स और यू नीड टू यूज मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल। लेकिन पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट सेक्टर दीज आल्सो आर यूजफुल, बट डिपेंड करता है। और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है ना कि जो डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ कुछ चीजें जो इस एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनका पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, इन सबको ऑब्जेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली देखने के लिए डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस होती है, और वो डॉक्यूमेंट फिर पास होती है अलग अलग हायरार्की पे, और फिर आता है कि किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, किसका प्रमोशन। तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है ना। पीएसयूज में या गवर्नमेंट सेक्टर में सारे आपके जो भी आपके जितने भी क्रिटिकल इंसिडेंट हो गए, आपका पोटेंशियल प्रमोशन है, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट में लिख के वो पास करते हैं फाइल ऑन फाइल। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर पॉइंट नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय पीटर डकर, है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कई बार मैंने बताया। इनकी जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कब आई थी? 1954 में, 1954 में आई थी। इसी बुक में इन्होंने एमबीए के बारे में भी बताया था, और ये एमबीए फिर इस बुक में इसके बाद जब पॉपुलराइज हुआ तो सबसे पहले 1961 में एमबीए इनिशिएट हुआ था। एमबीए इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। एमबीए क्या है मैंने आपको डिटेल से अपने क्लासरूम सेशंस में भी बताया है।
Question number 8. Behaviorally ranked rating scale is combination of which of the following method? मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसमें होता क्या है, इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट और ग्राफिक रेटिंग स्केल दोनों को कंबाइन करते हैं. चार्ल्स ह्यूलिन एंड मिल्टन ब्लड, मुझे याद आ रहा है चार्ल्स ह्यूलिन एंड मिल्टन ब्लड ने इसके बारे में बताया था, बार्स के बारे में पॉपुलराइज किया था बार्स को. देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपके मान लीजिए और कुछ 25 एम्प्लॉइज है, सब कुछ इससे ज्यादा में भी वर्क करेगा ही, ऑब्वियसली जितने भी हैं हजारों हजार एम्प्लॉय में भी वर्क करेगा. सपोज 25 एम्प्लॉय है, तो आप क्या करें, उनका क्रिटिकल इंसिडेंट नोट करो. तो फॉर एन एवरेज अगर हर एक एम्प्लॉय के 4 क्रिटिकल इंसिडेंट भी होते हैं, यू हैव ऑन एन एवरेज 100 क्रिटिकल इंसिडेंट्स, है ना. फिर 100 क्रिटिकल इंसिडेंट्स में आपको एम्प्लॉय के जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, अब जैसे डिसिप्लिन हो गया, हेल्पफुलनेस हो गया, या फिर ट्रस्टवर्दीनेस हो गया, या फिर पंक्चुअलिटी हो गया, तो इन सबको लिखिए, है ना. इन सबको लिखिए, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, पैरामीटर 4, फिर सबको रैंक कीजिए, है ना. अब पैरामीटर 1 पे आप अपने सारे एम्प्लॉइज को रैंक कीजिए. आपको पैरामीटर्स यहाँ से मिलेंगे, फिर रैंक कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कि जो पहला एम्प्लॉय है पहले पैरामीटर पे किस रैंक पे आ रहा है, दूसरा एम्प्लॉय दूसरे पैरामीटर दूसरे लाइक दैट. फिर हर एक एम्प्लॉय को इन सारे पैरामीटर पे रैंक कीजिए, फिर लास्ट में आप वेटेड एवरेज देकर के भी अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड बार्स. तो बार्स में क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और ग्राफिकल रेटिंग स्किल दोनों को कंबाइन करके हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं अपना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का. ठीक है. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको फर्दर समझना हो मेथड, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी और पार्टीज आर इन्वॉल्व इन गोल सेटिंग इन एमबीओ. एमबीओ जो भी हमने देखा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय पीटर डकर, उसमें कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, है ना. अब एम्प्लॉय, मैनेजमेंट या सुपीरियर, बोथ 1 and 3, ऑल ऑफ दीज. देखिए एमबीए में होता है क्या, गोल्स पहले डिसाइड होते हैं. गोल्स क्या होते हैं, स्मार्ट गोल्स होते हैं. तो गोल्स किसके बेसिस पे डिसाइड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है उसको डिपार्टमेंट में परकुलेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल अगर अचीव करना है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन कौन से गोल्स कब तक कर लेने हैं. ठीक है. फिर वो गोल्स हर एक डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं उनके बीच में डिवाइड होते हैं स्मार्ट तरीके से. फिर हर एम्प्लॉय अपने अपने लेवल पे अपना गोल कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उसे एनफ इंडिपेंडेंस और क्रिएटिविटी भी दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, और उसे अपना गोल कंप्लीट करना पड़ता है. और एट लास्ट देखा जाता है कि किस एम्प्लॉय ने अपने गोल को कंप्लीट किया, कहाँ का गलतियां की, कहाँ का मिस आउट हुआ, कहाँ का डेडलाइन मिस हुआ, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसे सिखाया जाता है. जैसे कि आपके घर में मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, तो आपको आपका एम क्या है, आपका एम है घर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि आपके घर पे एक अच्छी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना. और उसमें फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं कि केटरिंग आपकी मम्मी या आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग संभालेंगे, आप डेकोरेशन देखोगे, इनविटेशन आपके पापा देखेंगे, और उसके बाद फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है तो ऑल डिस्कस कि कहाँ का मिस आउट हुआ, कहाँ का बेटर हो सकता था. तो वो भी एक तरह से आप लोग सीखते हो, है ना. तो वहां भी छोटा सा, मतलब सेम तो नहीं, एनालॉगस में कह सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है, अप्लाई तो नहीं होता, बट एनालॉगस है. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है. ठीक है. तो एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और सुपरवाइजर सारे के सारे, है ना, इसमें सारे ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है. एम्प्लॉय तो इन्वॉल्व होता है, ये एम्प्लॉय का सुपीरियर भी इन्वॉल्व होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है कि आपके गोल्स सेटिंग हो एमबीओ में, सारे गोल्स स्मार्ट हो, और कब कितना फुलफिल हुआ वो लास्ट में चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं. ऑल ऑफ दिस. द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय जॉन स्टैसी एटम्स. दिस इज एस जॉन स्टैसी एटम्स. इक्विटी थ्योरी यहाँ ये क्या बताता है कि एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय द आइडिया ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी. उनको लगता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस और इक्वालिटी है, उनके जो भी लोग उनके जितना काम कर रहे हैं, उनकी जितनी मेहनत करी, उनकी सैलरी भी उतनी बराबर ही है, उनको भी उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है. तो है ना, अगर ये नहीं हो, अगर इनइक्वालिटी परसीव हो तो तुरंत डिमोटिवेशन आएगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इट इज. तो पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. द ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय क्लेटन पी एल फेडरर इन 1969. व्हाट डज E स्टैंड्स हियर? तो बहुत आसान है. E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ, है ना. जो मॉस्लो हायरार्की के जो फर्स्ट 2 नीड्स है वो एग्जिस्टेंस होते हैं. फिर belongingness and love, and external component of self esteem, relatedness. फिर internal component of self esteem and self actualization हमारा growth में आता है. Done. Which of the following is not an example of non financial
इंसेंटिव, देखिए यहाँ पे नॉट भी रहता है, फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी रहता है। टाइम कम हो, एग्जाम में इतने ऑप्शन हो, आपको करेक्ट मार्क करना है, ये प्रैक्टिस से आएगी, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है काफी सारे क्वेश्चंस की। एग्जाम को बहुत आसानी से भी नहीं लेना, प्रैक्टिस करनी है। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस कि आप एक्यूरेट आंसर करें और स्पीडली आंसर करें। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल, मतलब सिंपली कौन सा इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव है? स्टेटस, प्रेज, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, नॉन हाउसिंग हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, या फिर इट इज हाउसिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कह सकते हैं। यस, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not true about theory X? Quickly, theory X and theory Y, दो तरह के लोग होते हैं। theory X वाले लोगों को ऑथोरिटेटिव मैनेजर चाहिए जो उनको पुश करे, उनको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से मोटिवेट करे। theory X वाले लोग they inherently dislike work, they are not self motivated, है ना। and the opposite stands for theory Y. The authoritarian style of management, theory X. People do not like working, tend to avoid it, theory X. Workers become committed to their work if needs are satisfied, theory Y. Carrot and stick क्या होता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, काम करो तो रिवॉर्ड, नहीं करो तो पनिशमेंट, है ना, थ्योरी एक्स। वर्कर्स नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड रेगुलरली, थ्योरी एक्स, है ना। तो थ्योरी एक्स वाले लोगों को काम करना पसंद नहीं होता, इन्हें धक्का देना पड़ता है, उनको बार बार गाइड करना पड़ता है, उन्हें ऑथोरिटेटिव बॉस चाहिए। और थ्योरी वाई वाले लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और काम जब भी कंप्लीट हो जाता है तो वो सेल्फ फुलफिल्ड फील करते हैं। Question number 14. Which of the following articles pertaining to DPSPs of the Constitution are relevant to Factors Act 1948? Question number 14. याद आ रहे हैं सारे आर्टिकल्स? मैंने आपको बताए थे ना, DPSPs आपको याद करने हैं 39, 41, 42, 43, 43A, 38। आर्टिकल 42 क्या है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, है ना। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। और फिर आर्टिकल 43 क्या है? लिविंग वेज के बारे में था, मुझे याद आ रहा है कि वर्कर शुड बी रिसीविंग लिविंग वेज एंड दे शुड हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग वेजेस के बारे में 43 में। 43 है WPM, कई बार बताया क्लास में। तो कौन सा रेलिवेंट है? फैक्टर्स एक्ट। फैक्टर्स एक्ट में WPM के बारे में बताया जाता है। WPM के बारे में मुझे याद आ रहा है 41G, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सेक्शन 41G, सेक्शन 41G WPM के बारे में बात करता है ना। फिर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन के बारे में तो ओवरऑल बात होती है, हेल्थ चैप्टर, वेलफेयर चैप्टर, सेफ्टी चैप्टर। फिर आर्टिकल 43 के लिए भी कि वर्कर्स के पास एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, दे शुड बी गिवन अ लिविंग वेजेस, ये भी हमारा फैक्टर्स एक्ट इनफैक्ट इसको भी प्रोपाउंड करता है कि वहां पे वेजेस टाइमली मिलने चाहिए, ये सब के भी है रूल्स। तो फैक्टर्स एक्ट इन सब के लिए स्टैंड करता है। ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। फैक्टर्स एक्ट रिलेवेंट टू ऑल ऑफ दिस। फैक्टर्स एक्ट तो है ही एक प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन जो कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15. अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टन मायो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि हमने पढ़ा तो है इल्यूमिनेशन के बारे में, है ना। इल्यूमिनेशन सबसे पहला हमने पढ़ा है एल्टन मायो का जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले इल्यूमिनेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना। इल्यूमिनेशन के बाद वी हैव मास इंटरव्यूइंग, इल्यूमिनेशन के बाद वी हैव मास इंटरव्यूइंग, उसके बाद होता है बैंक वायरिंग, फिर होता है पर्सनल काउंसलिंग, है ना, फिर होता है पर्सनल काउंसलिंग। ये सब तो हमने पढ़ा है। लेकिन और यहाँ पे इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन उसके बाद फिर मास इंटरव्यूइंग, फिर बैंक वायरिंग, फिर पर्सनल काउंसलिंग 1924 टू 1932 ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन इससे भी पहले, इन सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बारे में हमारे ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पे देखिए आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको बिल्कुल डीप नॉलेज हो और हिस्ट्री के बारे में भी पता हो, इन सब चीजों के बारे में। टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हुआ था। तो टेक्सटाइल मिल्स फिलाडेल्फिया के आसपास हुआ था, जहाँ पे एक म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पहली बार देखा गया था कि इम्प्रूव्ड मोराल और रिड्यूस टर्नओवर है अगर एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जा रहा है तो,
है ना। तो ये हॉथॉर्न स्टडीज का बेस माना जाता है इसे, और इसी से हमारी हॉथॉर्न स्टडीज शुरू हुई थी। सबसे पहला इल्यूमिनेशन ही है, लेकिन उसके पहले भी हुआ था टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया में, जहां से आइडिया मिला था अल्टन मायोजी को कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन किए जाएं, है ना। तो ये बिल्कुल अर्ली रिसर्च है ये, है ना। तो अर्ली रिसर्च ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट आता है। तो हॉथॉर्न रिसर्च का जो हिस्ट्री है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा BCD। ठीक है, याद रखेंगे इसको। Next, question number 16. Which one of the following theory of organization can be regarded as first coherent theory of organization? Coherent का मतलब क्या होता है? Coherent का मतलब होता है logical, जिसमें कि क्लियर और एक आसान तरीका हो समझने का, आइडियाज और थॉट्स जिसमें क्लियर हो, है ना, लॉजिक दिखे, रीजनिंग दिखे। तो वो कौन सी थी? क्लासिकल, ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक, ह्यूमन रिलेशन तो खैर बाद में आई, है ना। यहाँ पे सबसे पहला कोहेरेंट थ्योरी जो कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी समझ में आए, रीजनिंग हो, लॉजिकल हो, वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बाय टेलर जी। क्लासिकल थ्योरी क्या बताते हैं? क्लासिकल थ्योरी में देखते हैं कि रूल्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने, मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और कंप्लाई करना है सारे एम्प्लॉयज को, ये सब था। ब्यूरोक्रेटिक में भी रूल्स, हायरार्की, फिर रिकॉर्ड्स, कॉम्पिटेंस, इन सब पे ध्यान दिया गया था। लेकिन जो कोहेरेंट, अगर लॉजिकल की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट इज दैट। जॉब एनरिचमेंट वर्टिकल एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। Enlarged job includes some of the planning and control, whereas enrichment means getting more money for the same job. बहुत गलत है। enrichment में आप सेम काम नहीं करते हो। enrichment is vertical expansion, है ना। vertical expansion होता है enrichment में। तो अगर इस पर्सन के बॉस नहीं आए हैं तो, या फिर बॉस एब्सेंट है, तो he will do the work of his boss as well। ये है enrichment। और enlargement में आप सेम लेवल वाला काम करते हो, ठीक है। तो getting money, more money for the same job. In fact, this is written other way around, can be possible for other way around. तो enlarged job is getting more money for the same job. आपके जॉब का दायरा बढ़ता है, और जॉब एनलार्जमेंट में आप अपने पोजीशंस से ऊपर के भी काम को संभालते हो। तो सम ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट कैन बी दिस, है ना। तो ये नहीं होगा। एनलार्ज जॉब कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टास्क। बिल्कुल सही, क्योंकि एनलार्ज जॉब में क्या होता है कि आपको सेम लेवल का जो काम है वो करना पड़ता है, भले डिपार्टमेंट अलग हो। मान लीजिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, फॉर द टाइम में यू आर वर्किंग, यू आर हैंडलिंग द वर्क ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफ द सेम लेवल, है ना। तो आपके जॉब का दायरा बढ़ता है, और मे बी आप लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिलेटेड जॉब कर रहे हो। ओके, तो दैट इज एनलार्ज जॉब्स। while enriched जॉब में आपको ऑटोनॉमी आती है, दिस पर्सन में बी हैंडलिंग द वर्क ऑफ दिस पर्सन एज वेल। तो एडिशनल ऑटोनॉमी आती है, एडिशनल प्लानिंग, एडिशनल कंट्रोल आता है, एडिशनल कंट्रोल आता है इन द हैंड्स ऑफ जॉब होल्डर। सो दिस इज ट्रू। Enriched job include performing number of boring jobs as well as along the one which is he is performing. Now this is in fact a wrong thing to assume. Enriched job में आप एक various levels of job के भी काम को देखते हो. That cannot be termed at all as boring. So point number 2 will be our answer. Difference में point number 2 answer होगा. Question number 18. Which of the following is not dealt with in Factors Act? Very easy question. हेल्थ हमारा चैप्टर 3 में है ना। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ, चैप्टर 3 हेल्थ, चैप्टर 4 सेफ्टी, चैप्टर 5 वेलफेयर, हजारडस प्रोसेसेस, चैप्टर 4A, है ना। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सेक्शंस भी याद होने चाहिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। तो हेल्थ चैप्टर, वेलफेयर चैप्टर, सेफ्टी, हजारडस प्रोसेसेस 41A से शुरू होता है 41H तक, है ना। और उसके बाद हमारा वेलफेयर चैप्टर आता है 42 से 50, है ना। फिर सेफ्टी हमारा 21 टू 41 है। सेक्शन नंबर मैं बता रही हूँ, मुझे जैसा मुझे याद आ रहा है, आई होप आपको भी ऐसा याद हो। 11 to 20 हमारा हेल्थ सेक्शन है, ठीक है। तो फैक्टर्स एक्ट तो भाई आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, हेल्थ भी, सेक्शंस भी सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्यों बना है? कि इन केस ऑफ इंजरी, डिसेबलमेंट या डेथ, इंजरी, डिसेबलमेंट या डेथ, कोई प्रॉपर कंपनसेशन मिल पाए एम्प्लॉयर की तरफ से, इसलिए बना है, सिंपल है ना। तो टू पे वर्कर इन केस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, सही लग रहा है। टू इंश्योर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस, नहीं है तो मिनिमम वेजेस एक्ट में होता है। इट स्पेसिफाइज वेरियस कंपोनेंट ऑफ पे दैट एम्प्लॉयर्स आर सपोज्ड टू रिसीव, नो इट्स नॉट लाइक दैट। कंपोनेंट ऑफ पे की बातें नहीं करता ये, बस ये बात करता है कि इंजरी, डिसेबलमेंट या डेथ अगर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हो तो वहां पे उसे सुटेबल कंपनसेशन मिले, दैट्स इट। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा मिनिमम सेफ्टी नेट एंड एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, for companies covered with gratuity act, this benefit is paid when an employees or more years of service with कंप्लीट से एम्प्लॉय। सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो बेनिफिट पे किया जाता है व्हेन एम्प्लॉइज कवर एटलीस्ट दिस मच ईयर ऑफ सर्विस विद द एम्प्लॉयर। तो हाउ मच ईयर? 5 ईयर। किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन याद आ रहा है? फैक्टर्स, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, आर यू एबल टू रिमेम्बर दैट? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जहां तक मुझे ध्यान है 2A, सेक्शन 2A कॉन्टिन्यूअस सर्विस की बात करता है। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में, कई बार एग्जाम में आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस एक्ट में है और उसका क्या पर्पज है। फिर सेक्शन 4 है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, और इसी सेक्शन में इसकी बात की जा रही है कि मिनिमम 5 इयर्स हैज टू बी कंप्लीटेड, है ना, फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। उसके बाद फिर अगर उसके बाद फिर राउंड ऑफ होगा 6 मंथ से ज्यादा है तो फुल ईयर कंसिडर होगा, लेकिन मिनिमम 5 ईयर तो चाहिए। और फिर सेक्शन 6 हमारा नॉमिनेशन की बात करता है, सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी की बात करता है। तो कई बार ये अरेंजमेंट सेक्शन भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर इतना, इस एक्ट में बस इतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इतना भी आपको ध्यान हो, देन ऑल्सो you will be able to solve a question अगर सेक्शन से आ रहे हैं तो। Which of the following components have been included in the definition of trade union as per Trade Union Act 1926? Very good question. ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन से क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया हुआ है और सेक्शन 2H बताता है कि जो ट्रेड यूनियन है वो टेम्पररी या परमानेंट दोनों हो सकता है, ये तो बताता है ये। उसके बाद क्या बताता है कि इट इज फॉर्म फॉर रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, ये रीजन बताता है ना, बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स या फिर वर्कमैन एंड और वर्कमैन, ऐसा बोलता है। for imposing condition on the conduct of any trade or business and includes a federation of 2 or more unions also। तो ये 4 सेंटेंस दिए हुए ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन में, मतलब 4 फ्रेजेस। पहला फ्रेज ये है, दूसरा फ्रेज ये है, तीसरा फ्रेज ये है ना, फॉर imposing condition on conduct of any trade or business, and fourth condition is and includes 2 or more and includes any federation of 2 or more trade union। ट्रेड यूनियन का जो फेडरेशन है वो भी ट्रेड यूनियन में इंक्लूड होगा, है ना। दैट इज ऑल्सो 4 कंडीशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर वेरी इजी 1970। नेक्स्ट, एज पर द बजट 2018 the contribution by women employees to the employee provident fund for the initial 3 years of being employed has been set as। क्लासरूम क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया था, है ना, कि जो विमेन एम्प्लॉयज है ना, विमेन एम्प्लॉयज को थोड़ा सेविंग्स प्रोवाइड कराने के लिए और विमेन एम्प्लॉयज को थोड़ा एम्पावर करने के लिए शुरुआत के 3 साल में उन्हें बस 8% कंट्रीब्यूट करना है, नॉट 12%, बट एम्प्लॉयर विल बी कंट्रीब्यूटिंग 12%। तो दिस 4% सेविंग्स will be for the personal use of women। एक्स्ट्रा women को ये एडवांटेज है 4% का फॉर द फर्स्ट 3 years of being employed, है ना। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अमेंडमेंट है 2018 का, क्लासरूम में करवाया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी क्या फॉर्मूला है? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। ग्रेचुटी आपको कितने दिनों की, जितने भी साल आपने काम किए हैं, तो हर साल का 15 दिन का सैलरी, है ना। तो हर साल का, तो पहले तो आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है डिवाइडेड बाय 26 करेंगे तो 1 डे सैलरी मिलेगी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 26 से करते हैं क्योंकि कंसिडर किया जाता है कि 4 दिन आपकी छुट्टी होगी, क्योंकि 4 संडे आएंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है।
तो पर डे सैलरी हो गया लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय 26, तो इंटू 15 करेंगे तो 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, ये है ग्रेजुएटी का फॉर्मूला. सो लास्ट ड्रॉन सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू tenure of service, the 2 or 4, both 2 and 4. Yes, so I'll be solving this question only. And next question number 26 to 60, I will be solving in part 2. Question number 25, which of the following best described human resource development? Please answer. कौन सा सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है HRD को? मैगजीन एग्जाम में यही क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड्स है, तो which option you will be? Yes, so I will be answering. It involves reskilling of employee to make him suitable for new role. नहीं, न्यू रोल के लिए अगर हम रीस्किल कर रहे हैं मतलब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो न्यू रोल में सुटेबल हो जाए, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. प्रोवाइडिंग स्किल इज ट्रेनिंग, फॉर न्यू रोल प्रोवाइडिंग स्किल इज ट्रेनिंग. इट्स नॉट HRD. It's not HRD. It revolves around better management of human resources. चलिए देखते हैं, अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो. It involves aiding employees in developing skills. देखते हैं. 4. It is another name for using human instead of machine to ensure optimum employment and economy. बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है ये, बिल्कुल भी नहीं होगा, बचाइए दोनों. देखिए इसमें होता क्या HRD में कि हम हर पर्सन जो भी एम्प्लॉय है हमारे पास, हम उसे डेवलप करते हैं एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय. उसका विजन भी अगर हम चैलेंज करते हैं, उसे एक बेटर इंडिविजुअल, बेटर एम्प्लॉय बनाते हैं ताकि वो अपने 100% एफिशिएंसी में काम करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल हो. दिस इज व्हाट आवर एम इज इन HRD. तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो आप सारे ह्यूमन रिसोर्स को बेटर मैनेज कर रहे हैं, है ना. या फिर थर्ड पॉइंट क्या है, यू आर डेवलपिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज टू इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस, कि हर एक एम्प्लॉय का आप स्किल डेवलप कर रहे हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके. तो क्या लगता है HRD क्या होगा? HRD इज इनफैक्ट पॉइंट नंबर 3. HRD में हम हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का जहां भी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट का, वहां पे हम उनको हेल्प करते हैं कि वो 100% डेवलप हो सके और अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके और 100% एफिशिएंसी पे काम करें, है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव हो. तो दैट इज व्हाट इट इज. आप ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली कंपनसेट कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली उनका ग्रीवेंस रिजॉल्व कर रहे हैं. तो यू आर मैनेजिंग देम इन अ गुड वे. योर HR स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड. दिस स्टेटमेंट शोज कि आपका HR स्ट्रैटेजी, आपकी HR पॉलिसी, आपका HR डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा है ना. बट आप HRD कर रहे हो ये नहीं बता रहा है ना. ये आपको बता रहा है कि HR डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा है, बट HRD करने के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करना पड़ेगा कि वेयर इज लैकिंग, वेयर यू नीड टू प्रोवाइड हिम पुश, हाउ यू कैन डेवलप हिम एज अ बेटर एम्प्लॉय, एज अ बेटर इंडिविजुअल. एंड दिस इज फॉर लाइफ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू जॉब, दिस इज फॉर लाइफ. कोई पर्सन अगर आपके पास अगर डेवलप होकर जा रहा है तो जो लर्निंग्स वो लेकर जाता है वो एक लाइफ लॉन्ग स्किल होती है ना. तो पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर होगा, नॉट पॉइंट नंबर 2. Right? Clear? So with this, I will be ending the session today. In next session, we will be discussing the remaining question. I hope it was very helpful to you. If any question आपको नहीं समझ में आया, कोई doubt रह गया तो मुझे बताइएगा. I will be explaining that again. Yeah. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.